Hello students, so I am Nikita Gupta and now we are going to start our unit seconds, which is drug acting on cardiovascular system का सेकेंड पार्ट बी। जो हमारा चैप्टर है वो है हेमेटेनिक्स, कोगुलेंट्स एंड एंटीकोगुलेंट्स। सो इस चैप्टर में हम देखेंगे सबसे पहले हेमेटेनिक्स क्या होते हैं, कोगुलेंट्स क्या होते हैं, एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से हेमेटेनिक्स यूज़ किए जाते हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं वो, क्या क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से कोगुलेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उनकी क्या क्या फिजियोलॉजी है हमारी बॉडी पे, और कौन कौन से एंटीकोगुलेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो हेमेटेनिक्स के बारे में है, कोगुलेंट्स के बारे में है और एंटीकोगुलेंट्स के बारे में है। नाउ वी विल स्टार्ट सबसे पहले हेमेटेनिक्स। सो सबसे पहले हेमेटेनिक्स होता क्या है। सो द एजेंट्स दैट टेंड्स टू स्टिमुलेट blood cell formation और increase hemoglobin in the blood means वो agents जो blood cells means RBC, WBC, platelets, ये जो blood cells होती है इनके formation को stimulate करते हैं और ब्लड में हीमोग्लोबिन के लेवल को इंक्रीज करते हैं। उन एजेंट्स को क्या कहा जाता है, हेमेटेनिक्स कहा जाता है। और यूज़ फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, और वो एजेंट्स जो एनीमिया के प्रिवेंशन में यानी उसको प्रिवेंट करने में या एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए जो एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हेमेटेनिक्स बोलते हैं। अब हमने बोला कि ये क्या करते हैं, ब्लड में हीमोग्लोबिन के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, तभी तो हम उसके लेवल को इंक्रीज़ करेंगे। सो हीमोग्लोबिन क्या है, फॉर्म्ड इन द रेड बोन मेरो। जो हमारे रेड बोन मेरो होती है उसमें हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है एंड इट इज़ एन कोगुलेंटेड प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कंबाइंड विथ हिस्टोन प्रोटीन नॉन एज ग्लोबिन। मीन्स ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। इसमें एक तो आपके होता है आयरन, इस आयरन कंटेनिंग मतलब एक पिगमेंट होता है जिसमें आयरन होता है, और ये जो आयरन होता है वो किससे कंबाइन होता है, हिस्टोन प्रोटीन से आपके कंबाइन होता है। तो जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, ग्लोबिन बोलते हैं। मीन्स इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हीम, एक होता है ग्लोबिन। हीम जो होता है उसमें होता है आपके आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, और दूसरा होता है ग्लोबिन जो कि क्या होता है, प्रोटीन होता है जिसमें हिस्टोन होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन से ये कंबाइंड होता है। तो इस तरीके से जो आपके पूरा बनता है वो होता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट एनीमिया। मीन्स अगर आपके हीमोग्लोबिन नहीं है ब्लड में प्रॉपर तो क्या कंडीशन कोज हो जाती है, एनीमिया। क्योंकि हमने यहाँ कहा कि पहला तो स्टिमुलेट करते हैं ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लड सेल कौन कौन सी होती है। दूसरा हमने कहा कि हीमोग्लोबिन का जो लेवल है उसे ब्लड में इंक्रीज करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन क्या होता है। और तीसरा ये क्या करते हैं, एनीमिया का ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एनीमिया क्या होता है। तो हमने हीमोग्लोबिन देख लिया, अब हम क्या देख रहे हैं कि एनीमिया क्या होता है। तो अ कंडीशन इन विच ब्लड इज डेफिशिएंट इन द आरबीसी मीन्स इरोथ्रोसाइट्स इज हीमोग्लोबिन मीन्स। सो एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे जो ब्लड है उसमें आरबीसीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है। आरबीसीज़ को एक और नाम से दिया जाता है वो है इरिथ्रोसाइट्स। मीन्स हमारे जो ब्लड है उसमें आरबीसीज़ की या इरिथ्रोसाइट की कमी हो जाती है, या जो आरबीसीज़ कैरिंग हीमोग्लोबिन है उसकी कमी हो जाती है, और डेफिशिएंसी इन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ ब्लड
बेसिकली अगर इन नॉर्मल लैंग्वेज हम बोलें तो एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ब्लड है उसकी क्वालिटी या उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। मीन्स या तो कम अमाउंट में ब्लड प्रेजेंट होता है, या अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड होता है तो उसमें जो कंपोनेंट होते हैं लाइक जो आरबीसीज होती हैं, जो हीमोग्लोबिन होता है, उसका जो कंटेंट होता है वो कम होता है। तो ओवरऑल या तो ब्लड की क्वांटिटी कम हो जाती है या उसकी जो क्वालिटी है उसमें कमी हो जाती है, एंड दिस कंडीशन इज़ नॉन एज एनीमिया। इरिथ्रोसाइट्स जो होती हैं यानी आपकी जो आरबीसीज होती हैं इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़। तो जो मेनली अगर हम ये कह रहे हैं कि आरबीसीज की कमी हो जाती है ब्लड में जिसे एनीमिया कहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि आरबीसीज का काम क्या है, ताकि हमें ये समझ में आए कि जब आरबीसीज की कमी हो जाती है तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से बॉडी में अफेक्ट होता है। तो आरबीसीज का क्या काम है, एरिथ्रोसाइट्स का क्या काम है, ऑक्सीजन की डिलीवरी करना टिश्यूज़ में, एंड लेस आरबीसी मीन्स लेस ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़। तो अगर आरबीसी की कमी हो गई है दैट मीन्स कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज़ को नहीं डिलीवर हो पा रहा है, और ये जो कंडीशन है उसको बोलते हैं एनीमिया। मीन्स एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आइदर वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम हो जाता है या उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। क्वालिटी कम होने का मतलब है उसमें आरबीसी का अमाउंट कम हो गया, और आरबीसी का अमाउंट कम होने का मतलब है कि प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई टिश्यूज़ को नहीं हो पा रही है और इस्चीमिया की कंडीशन कोज हो जाएगी, एंड दिस कंडीशन इज नॉन एज एनीमिया, जिसमें प्रॉपरली टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती है। तो इस बिहाफ पे एनीमिया को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है कि किस कंपोनेंट की कमी हो रही है या क्या चीज़ अफेक्ट हो रही है उसके बिहाफ पे। तो पहला है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो इस जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है इसमें डेफिशिएंसी होती है आयरन की। मीन्स जो आरबीसी होती है वो किसके थ्रू कैरी आउट होती है, हीमोग्लोबिन के थ्रू। और हीमोग्लोबिन में हमने कहा कि हीम प्लस ग्लोबिन, जिसमें हीम एक पिगमेंट है और उस पिगमेंट का जो सेंटर पार्ट है वो क्या है, आयरन। सो अगर आयरन की कमी हो गई दैट मीन्स जो कैरिंग है, जो ट्रांसपोर्टेटर है हमारा हीमोग्लोबिन, उसकी कमी हो गई, एंड दिस इज नॉन एज माइक्रोसाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट इज आर मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जिसमें क्या होता है डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी 12। तो जो फॉलिक एसिड है और विटामिन बी 12 है, ये दोनों ही कंपोनेंट आरबीसी के मैचुरेशन के लिए, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बेसिकली किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एंड विच अल्टीमेटली लीड्स टू एनीमिया। सो दिस टाइप ऑफ एनीमिया नोन एज मैक्रोसाइटिक एनीमिया। थर्ड वन इज माइक्रोलाइटिक एनीमिया, सॉरी हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक मीन्स जो ऐसा एनीमिया जिसमें जो हमारा हीम है वो उसका लाइसिस हो जाता है। सो अबनॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। तो जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, इस वाले एनीमिया की कंडीशन में जो हमारी आरबीसीज हैं उनमें अबनॉर्मल तरीके से ब्रेकडाउन होता है, और अगर आरबीसीज में ब्रेकडाउन हो गया तो ऑक्सीजन किस में से होकर जाएगी, आरबीसीज में होकर जाएगी। तो प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि आरबीसी से क्या हो गई, ब्रेकडाउन हो गई। तो इस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट इज ए प्लास्टिक एनीमिया। तो ए प्लास्टिक मीन्स जिसमें फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, प्लासिया की कंडीशन आ जाएगी, ए प्लास्टिक कंडीशन आ जाएगी। ए प्लास्टिक मीन्स एब्सेंस ऑफ, और प्लास्टिक मीन्स न्यू सेल्स का प्रोडक्शन। तो एक ऐसी एनीमिया की कंडीशन जिसमें बॉडी स्टेप्स प्रोड्यूसिंग न्यू ब्लड सेल्स, एक ऐसी कंडीशन जिसमें नई ब्लड सेल्स, दे कैन बी आइदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तो वो नहीं फॉर्म हो पा रही है, उस टाइप के एनीमिया को बोलते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया।
सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ एनीमिया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पे विच इज़ हेमेटेनिक्स। तो हम ये देखेंगे कि हेमेटेनिक्स में कौन कौन से एजेंट्स हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि पहला है आयरन, फिर है फॉलिक एसिड विच इज़ पटेरोग्लूटामिक एसिड, एंड विटामिन B12 विच इज़ साइनोकोबालामीन। ये तीनों क्या है, हेमेटेनिक्स हैं। और अब हम हर तीनों ये जो कंपोनेंट हैं इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इसमें जो पहला कंपोनेंट है वो है आयरन। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 3.5 ग्राम ऑफ आयरन, ऑफ विच 2/3 इज कंटेंट इन द ब्लड। मीन्स हमारी जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर 3.5 ग्राम आयरन का होता है, और इस 3.5 ग्राम का 2/3 जो है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। 5 to 10% ऑफ इनडाइजेस्टेड आयरन इज एब्जॉर्ब। जब हम डाइजेशन के थ्रू आयरन लेते हैं तो उसका 5 to 10% इनडाइजेस्टेड आयरन होता है और वो अब्जॉर्ब हो जाता है। एंड वंस इनडाइजेस्टेड द एसिड इन द स्टमक, तो जैसे ही वो इनडाइजेस्टेड होता है तो हमारे स्टमक में जाएगा, और हमारे स्टमक में क्या होता है, एसिड होता है जो क्या करता है, एड्स इन द आयनाइजेशन ऑफ आयरन, जो आयरन का आयनाइजेशन कर देता है। एंड सेकेंड, स्प्लिट्स चिलेटेड फूड आयरन फ्रॉम चिलेटर। मीन्स चिलेटर के थ्रू फूड को चिलेटेड फूड आयरन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये होता है जब हमारा आयरन हम फूड के थ्रू लेते हैं तब। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ आयरन अब्जॉर्प्शन। कैसे आयरन को जब हम बाय फूड लेते हैं तो वो अब्जॉर्ब होता है, अब्जॉर्ब होने के बाद वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे यूटिलाइज होता है, उसको कैसे स्टोर किया जाता है, एंड फाइनली उसका कैसे एक्सक्रीशन होता है। ये सारे चीज़ें जो आयरन के साथ हो रही होती है उसको हम स्टडी करेंगे। सो मैकेनिज्म ऑफ आयरन अब्जॉर्प्शन के अंदर है कि आयरन अब्जॉर्प्शन अकर्स ऑल ओवर द इंटेस्टाइन। पूरे इंटेस्टाइन में आयरन का अब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। इन द स्टमक we contain HCl reducing agent which convert ferric to ferrous। ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें तो आयरन का पूरा अब्जॉर्प्शन हो जाता है, और हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl होता है और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, जो फेरिक के थ्रू हम जो आयरन लेते हैं फूड में वो Fe+2 यानी कि Fe+3 यानी कि फेरिक के फॉर्म में होता है, जो उसे किसे कन्वर्ट कर देते हैं, फेरस में, यानी Fe+2 में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर ये जो Fe+2 के फॉर्म में जो है फर्दर एब्जॉर्ब होता है टू सेपरेटेड आयरन ट्रांसपोर्टर्स इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल फंक्शन टू अफेक्ट आयरन अब्जॉर्प्शन। अब बेसिकली ये आयनिक फॉर्म में है, तो आयनिक फॉर्म में फेरस का अब्जॉर्प्शन होगा, Fe+2 के फॉर्म में होगा। तो दो सेपरेट आयरन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स में जो फंक्शन करते हैं टू अब्जॉर्ब आयरन। इस तरीके से हमारे इंटेस्टाइन में आयरन का अब्जॉर्प्शन होगा। मीन्स क्या समझे इससे हम, कि सबसे पहले हमने फूड में आयरन लिया, आयरन किस फॉर्म में है, फेरिक के फॉर्म में है, हमारे स्टमक ने उसे फेरस के फॉर्म में कन्वर्ट किया बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड बाय HCl। और फिर जब वो इंटेस्टाइन में जाएगा तो पूरे इंटेस्टाइन में वहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स होंगे जो उसे पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेंगे। अब ये हमारा आयरन अब्जॉर्ब तो हो गया, लेकिन फर्दर इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा वो देखते हैं कि एज सच ऑन एंटरिंग प्लाज्मा इट इज़ इमीडिएटली कन्वर्टेड टू द फेरिक फॉर्म। अब हमने पहले हमारे स्टमक में इसे क्या किया था, फेरिक को फेरस में कन्वर्ट किया था। अब जब ये इंटेस्टाइन में पहुंच गया है तो इसे इमीडिएटली फेरिक फॉर्म में फिर से कन्वर्ट किया जाएगा। मीन्स पहले ये Fe+3 था, फिर इसे कन्वर्ट किया Fe+2 में, और फिर इसे वापस कन्वर्ट किया जा रहा है Fe+3 में। एंड कॉम्प्लेक्स्ड विथ ग्लाइकोप्रोटीन
ट्रांसफरिंग, और फिर इस Fe+3 को इस ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसफरिंग के साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया जाएगा इसका। यहाँ पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूरा समझाया जा रहा है कि कैसे इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर वो कैसे आगे ट्रांसपोर्ट होगा। अब हम एक फ्लो डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि कैसे हमने डाइट में आयरन लिया, वो कैसे अब्जॉर्ब हुआ, कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ। तो ये यहाँ इस डायग्राम से बताया गया है कि ये आपकी डाइटरी फॉर्म है। इसमें डाइट में Fe+3 में भी होता है, +2 में भी होता है और हीम भी होता है। तो अगर आपका Fe+3 है, तो उसे सबसे पहले किसे कन्वर्ट किया गया है? Fe+2 में कन्वर्ट किया गया बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स। और फिर ये जो Fe+2 था ये कहाँ गया? आपके म्यूकोसल सेल में गया। यहाँ पे ये जो Fe+2 है ये कन्वर्ट हुआ फिर से Fe+3 में और फेरिटीन से जाके बाइंड हुआ और इसका क्या हुआ? फिर एक्सफोलिएशन हुआ। फिर ये जो Fe+2 था ये फर्दर कहाँ गया? प्लाज्मा में गया और फिर कन्वर्ट हुआ Fe+3 में और फिर ये जाके जो TF है उससे बाइंड होगा। TF मीन्स ट्रांसफरिंग। तो वहाँ से ये बाइंड होगा और फिर से ये जाके प्लाज्मा में हमारे स्टोर हो जाएगा RE सेल्स में, मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक सेल्स में, जहाँ इसका क्या होगा? आयरन का स्टोरेज होगा। सो दीज आर द होल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आयरन अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट, अब्जॉर्ब हो गया तो कहाँ कहाँ अब्जॉर्ब हो सकता है? स्टोरेज कहाँ कहाँ होगा? रेट्रो एंडोथीलियल सेल्स मीन्स RE सेल्स के अंदर। दूसरा स्प्लीन में हो सकता है। तीसरा बोन मेरो में हो सकता है। फोर्थ हिपेटोसाइट्स मीन्स लिवर सेल्स में हो सकता है। फिफ्थ मायोसाइट्स मीन्स हार्ट की सेल्स में हो सकता है। तो यहाँ इन सारी जगह पे जो आपका आयरन है वो स्टोर हो सकता है। स्टोर हो गया, उसके बाद क्या क्या इसके यूजेस हैं कि हम क्यों स्टोर कर रहे हैं इसको? तो ये जो है यूज़ आता है इन फर्स्टली आयरन डेफिशिएंट एनीमिया। अगर एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी से हुआ है, जिसे हमने माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोला था, अगर माइक्रोसाइटिक एनीमिया हुआ है तो उसमें यूज़ होता है हमारा आयरन। दूसरा प्रेगनेंसी में यूज़ होता है। तीसरा प्री मैच्योर बेबीज़ अगर हैं तो उनके ट्रीटमेंट पे यूज़ होता है। और फोर्थ ब्लड लॉस, इफ़ जैसे हमने पहले देखा था शॉक की कंडीशन, हाइपोवॉलेमिक शॉक, जिसमें बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लड लॉस होता है, तो उसमें भी ऑफकोर्स ब्लड लॉस हुआ है तो ब्लड का कंपोनेंट है हमारा आयरन, तो वो भी लॉस हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आयरन एज एन सप्लीमेंट दिया जाता है। अब नेचुरली तो हम आयरन बाय फूड इंटेक ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर कोई डिजीज़ कंडीशन है तो हम क्या करेंगे? आयरन की प्रिपरेशंस देंगे। तो कौन कौन सी आयरन की प्रिपरेशंस होती हैं? आयरन बाय ओरल रूट भी दिया जा सकता है और बाय पेरेंटल रूट भी दिया जा सकता है। जो इसकी ओरल प्रिपरेशंस होती हैं उसमें आती हैं आपके फेरिक सल्फेट, जो आती है मार्केट में फियोसॉल के नाम से। इसकी जो डोज होती है वो होती है 300 mg TID मीन्स 3 टाइम्स इन अ डे। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो एक्सट्रीमली माइल्ड होते हैं, बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि नोज़िया, अपर अब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और ये चीपेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, बहुत सस्ती होती है एंड वन ऑफ वाइडली यूज्ड, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। आप देखते भी हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे फ्री में आयरन की टैबलेट्स और सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, बिकॉज आयरन डेफिशिएंसी को ट्रीट करना इज़ असेंशियल। तो ये उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं और बहुत चीप होती हैं, बहुत वाइडली यूज़ होती हैं। और इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो होती है फेरस सल्फेट की फॉर्म में दी जाती है। अगर आप इसे पेरेंटली एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो आयरन की जो प्रिपरेशन होती है उसको बोलते हैं आयरन डेक्सट्रेन, और ये मार्केट में मिलती है इमफेरॉन के नाम से। इसे आप इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं और इंट्रावीनस रूट भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन और जो भी रेसेप्टर्स हैं कि कौन से रूट के थ्रू कहाँ से देना है, उसके बिहाफ पे दोनों तरीके से आप इसे दे सकते हैं। इंडिकेटेड फॉर पेशेंट हु कैन नॉट टॉलरेट एंड अब्जॉर्ब आयरन
orally, or where oral iron is insufficient to treat the condition. तो हम IV या IM रूट से तब देंगे जब ओरल रूट से जो पेशेंट की बॉडी है वो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है या उसको टोलरेट नहीं कर पा रही है, या जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है उस इंस्टेंटली उस पेशेंट को उतना अमाउंट ऑरल डोज के थ्रू अनसफिशिएंट है, तो फिर हम किस पे जाएंगे, पेरेंटल रूट पे जाएंगे। नेक्स्ट इज फॉलिक एसिड। तो हमने आयरन का क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ये देखा कि आयरन हमारी बॉडी में कितना रिक्वायर्ड होता है नॉर्मली, और कैसे कैसे हम किस किस तरह से किस किस सोर्स के थ्रू आयरन को इनटेक कर सकते हैं, आयरन के क्या क्या थेरापेटिक यूज़ हैं, जब हम आयरन को इनटेक करते हैं तो वो किस मैकेनिज़्म से अब्जॉर्ब होता है, अब्जॉर्ब होने के बाद कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे यूटिलाइज होता है, उसके क्या क्या थेरापेटिक यूजेस हैं, और आयरन की जब इनसफिशिएंसी हो जाती है तो किस किस फॉर्म में हम एज एन ट्रीटमेंट, एज एन प्रिपरेशन आयरन को प्रोवाइड करते हैं, ओरली देते हैं, इंट्रावीनस देते हैं, कौन सी ड्रग देते हैं, ऑरल में कितना डोज देते हैं, कितनी बार देते हैं। तो ये सब हमने पहले हीमेटिनिक्स विच इज़ आयरन उसके बारे में देखा। अब हमारा सेकंड आता है फॉलिक एसिड। सेम सारी चीज़ें हम फॉलिक एसिड के लिए भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कहाँ से सोर्स, फूड के कौन से सोर्सेज से हमें फॉलिक एसिड मिलता है। तो सोर्स ऑफ फूड इज़, मतलब फूड में कौन सा फूड है जिससे आपको फॉलिक एसिड मिलेगा। तो पहला मिलेगा यीस्ट से, एग के यॉक से, लीवर से एंड लीफी वेजिटेबल से फॉलिक एसिड मिलता है। जो ये फॉलिक एसिड है इट अब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा आयरन कहाँ अब्जॉर्ब हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम कोरिलेट करते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे कि आयरन कहाँ अब्जॉर्ब हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फॉलिक एसिड भी कहाँ अब्जॉर्ब हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। Folic acid is converted into tetrahydrofolate by dihydrofolate reductase। एक एंजाइम होता है डाईहाइड्रोफोलिएट रिडक्टेज, वो क्या करता है, टेट्राहाइड्रोफोलिएट को फॉलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और इस तरीके से फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब फॉलिक एसिड बन गया, क्या क्या इसके थेरापेटिक यूजेस हैं, क्यों हमें फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड है, ये देखेंगे। तो पहला है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। हमने देखा था कि फोलिक एसिड की कमी से कौन सा टाइप का एनीमिया होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, जिसे मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी हमने कंसिडर किया था। तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक ऑफ फॉलिक एसिड। अगर डाइट में हमारे फॉलिक एसिड का जो अमाउंट है वो इनएडिक्वेट है तो वो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो इसका किस में यूज़ होगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के ट्रीटमेंट में। सेकेंड, टू एलिवेट एनीमिया दैट इज़ एसोसिएटेड विद डाईहाइड्रोफोलिएट रिडक्टेज इनहिबिटर स्टैटिक्स। उस तरह के एनीमिया को ट्रीट करने के लिए जो किससे एसोसिएटेड है, डाईहाइड्रोफोलिएट रिडक्टेज इनहिबिटर से। और तीसरा, इंजेशन ऑफ ड्रग्स दैट इंटरफेयर विद इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन। उन ड्रग्स के इंजेशन के लिए जो इंटरफेयर करती है इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन को एंड स्टोरेज ऑफ फॉलिक एसिड को। तो उन ड्रग्स के इंजेशन के लिए मीन्स अगर कोई ड्रग जो है वो इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन और स्टोरेज में अफेक्ट कर रही है फॉलिक एसिड के, तो उनको इंटरफेयर अगर कर रही है, फॉलिक एसिड को अब्जॉर्ब नहीं होने दे रही है, तो फिर हम फॉलिक एसिड को बाई आउटसाइड सप्लीमेंट देंगे ताकि वो आगे अब्जॉर्ब हो और जो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो रही है उसको ट्रीट कर सके। सो दिस इज़ फॉलिक एसिड के थेरापेटिक यूज़। नेक्स्ट, फोर्थ है आपके माल अब्जॉर्प्शन। जब कोई माल अब्जॉर्प्शन की कंडीशन हो जाती है ड्यू टू स्प्यूरे मीन्स विच इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज। सेकेंड, सेलिक डिजीज इन विच इट इज़ ऑल्सो एन अनदर टाइप ऑफ इम्यून डिजीज जिसमें ग्लूटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है।
एंड नेक्स्ट इज़ पार्शियल गैस्ट्रोक्टोमी, मीन्स जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें अगर आप कोई कटिंग्स हो जाती है, कोई पार्शली उसमें मीन्स कोई पार्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का उसे आप रिमूव कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो माल अब्जॉर्प्शन की कंडीशन हो जाती है उसके ट्रीटमेंट के लिए। एंड फिफ्थ वन इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस विच इज़ ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज़ विच इज़ ड्यू टू इंक्रीज फॉलिक एसिड डिमांड और यूटिलाइजेशन, जिसमें क्या होता है फॉलिक एसिड की डिमांड ज़्यादा होती है और उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा होता है, तो उसमें भी फॉलिक एसिड एज अ सप्लीमेंट दिया जाता है। तो ये सब क्या हैं, फॉलिक एसिड के यूज़ हैं, थेरापेटिक यूज़। नेक्स्ट है डोज, तो कितनी डोज दी जाती है। सिंथेटिक जो फॉलिक एसिड है वो दिया जाता है 10 to 30 mg ऑरली गिवन किया जाता है, पेशेंट को ऑरल रूट से देंगे 10 to 30 mg देंगे। और सिंथेटिक फॉलिक एसिड की बात की जा रही है, बाकी नॉर्मली आप फूड के थ्रू भी ले सकते हैं फॉलिक एसिड को। जो फॉलिक एसिड है वो नॉन टॉक्सिक है मेंस के लिए, मीन्स ह्यूमन बॉडी के लिए फॉलिक एसिड आप कितना भी ले लीजिए वो नॉन टॉक्सिक होता है, वो टॉक्सिसिटी नहीं कोस करता है। तो ये हमारा सेकंड हिमेटेनिक्स हुआ फॉलिक एसिड। अब तीसरा हमारा हिमेटेनिक्स आता है विटामिन B12। विटामिन B12 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका सोर्स कि हमें मिलता कहाँ से है, तो अगर हम फूड की बात करें तो इन फूड स्पेशली इन लिवर एंड किडनीज, GI माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस, विटामिन सप्लीमेंट्स, साइनोकोबालामीन, मतलब फूड में स्पेशली लिवर में और किडनी में ये स्टोर होता है विटामिन B12। और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसे सिंथेसाइज करते हैं, और क्योंकि एक विटामिन है तो इसे सप्लीमेंट्स के थ्रू भी लिया जाता है बाय नॉन एज साइनोकोबालामीन, एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल DNA सिंथेसिस। तो नॉर्मल DNA के सिंथेसिस के लिए भी इसे एक असेंशियल कंपोनेंट माना जाता है, तो इसका जो हमारी बॉडी है उसमें डेफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब जो हमने विटामिन B12 लिया है उसका कैसे अब्जॉर्प्शन होगा, उसका कैसे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और अगर वो ज़्यादा है एक्सेस अमाउंट में है तो उसका कहाँ स्टोरेज होगा, कैसे स्टोरेज होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब्जॉर्प्शन की। तो अब्जॉर्प्शन के लिए पहला जो लो डोज में अगर ये है हमारे पास, तो इंट्रेंसिक फैक्टर्स जो है उसके थ्रू ये अब्जॉर्ब होता है। तो अ प्रोटीन मेड बाय स्टमक पैराइटल सेल्स दैट बाइंड्स टू विटामिन B12, मीन्स जो हमारे स्टमक के पैराइटल सेल्स हैं वहाँ पे प्रोटीन होता है जो विटामिन B12 को बाइंड कर लेता है और बाइंड करके उसको डिलीवर करता है फ्रॉम इलियम वाया कैल्शियम मीडिएटेड इवेंट्स। कैल्शियम मीडिएटेड इवेंट्स के थ्रू उसको इलियम में डिलीवर करता है। तो ये तो पहला इंट्रेंसिक फैक्टर के थ्रू अब्जॉर्प्शन। दूसरा मास एक्शन ऑन अ हाई डोज, मतलब अगर ज़्यादा अमाउंट में आपके पास विटामिन B12 है तो फिर उसको कैसे अब्जॉर्ब करेंगे, 1000 mg पर डे, इतनी ज़्यादा अमाउंट 1000 mg पर डे हम उसको अब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब्जॉर्ब करेंगे वाया पैसिव डिफ्यूज़न, पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू उसको अब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपने अब्जॉर्ब कर लिया मीन्स जब वो सेल्स में पहुंच गया तो आगे उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो विटामिन B12 इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस सेल्स बाउंड टू प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसकोबालामीन सेकेंड। तो ट्रांसकोबालामीन सेकेंड जो है एक प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन है जिसके थ्रू विटामिन B12 जो होता है वो पूरी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर उसका कहाँ होता है स्टोरेज, लीवर में। तो स्टोरेज की अगर हम बात करें तो एक्सेसिव विटामिन B12 जो होता है जो बचा हुआ रहता है, मतलब पहले तो हम यूज़ कर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूम कर लेंगे जितना रिक्वायर्ड होगा, और फिर जो एक्सेसिव होगा जो कि अप टू 300 to 500 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो कहाँ अब्जॉर्ब होता है, लीवर में अब्जॉर्ब हो जाता है।
देन अब्जॉर्ब हो गया, तो अब इसकी यूज़ करेंगे हम उसको, तो कितना यूज़ करती है हमारी बॉडी। डेली रिक्वायरमेंट जो है विटामिन B12 की वो है 0.6 to 1.0 mH पर डे, और उसकी जो टी हाफ होती है वो होती है 1 ईयर। इतनी डेली रिक्वायरमेंट होती है। इसका यूज़ किया जाता है परनीसियस एनीमिया के लिए, विच इज़ स्पेसिफिक फॉर विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया। नेक्स्ट, इम्पेयर्ड जीआई अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अगर B12 है उसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से बॉडी में, तो फिर हम उसे एज ए सप्लीमेंट देंगे। गैस्ट्रोक्टोमी, जो कि हमने पहले भी देखा कि अगर कोई पार्ट लाइक स्टमक है, उसका कोई पार्ट जो है वो रिमूव किया जाता है तो प्रॉपरली अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो फिर एज ए सप्लीमेंट विटामिन B12 दिया जाता है। एंड कोरोसिव इंजरी ऑफ जीआई म्यूकोसा एक्सेट्रा के लिए विटामिन B12 के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने हेमेटेनिक्स देखा क्या होता है, और हेमेटेनिक्स के अंदर हमने 3 हेमेटेनिक्स विटामिन B12, फोलिक एसिड और आयरन को स्टडी किया। ये 3 हेमेटेनिक्स को हमने स्टडी किया। नेक्स्ट वी गोज टू द कोगुलेंट एंड एंटीकोगुलेंट, हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे। ओके, थैंक यू।